नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके अंतर्गत नेट परीक्षा के पुराने पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। आज करेंगे हम दिसंबर 2015 का द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र और यह हमारा 15वें नंबर का प्रश्न पत्र होगा। यदि पूर्व के प्रश्न पत्र आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए। उनके माध्यम से हम 1000 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अथवा नेट जीआरएफ की, आपके लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी परीक्षा के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन भी आ जाएगा अगस्त लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में। तो आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। यदि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की आप कोताही बरत रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं या आलस कर रहे हैं, तो उसे त्याग दीजिए और जल्दी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण अवसर है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चुनावों से पहले आपको नियुक्ति देने की कोशिश की जाएगी और परीक्षा का रिजल्ट भी आएगा। और जैसा कि होता है कि कभी हाई कोर्ट से रोक लग गई, कभी कुछ हो गया। अब क्योंकि एक जब राजनीति का भी विशेष प्रभाव पड़ता है ना, जब चुनाव होने वाले होते हैं जिस राज्य में, तो वहाँ वैकेंसीज आने की संभावना होती है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से अपनी तैयारी में जुट जाइए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और जिन लोगों ने पुराने प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है नेट परीक्षा के पुराने पेपर के नाम से, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब बिहार में बोली जाने वाली बोलियां हैं, लेकिन अवधी पूर्वी हिंदी की भाषा है और इसका संबंध नहीं है बिहारी से। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखी है। पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1959 में और दूसरा प्रकाशित किया था इन्होंने 1960 में। बी ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तीसरे हैं श्याम सुंदर दास, इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा का विकास 1924 में। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तक भी हैं और ये मुख्यतः आलोचक हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो ये भी अलग से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा अपभ्रंश भाषा का छंद है। अपभ्रंश में इसको दोहा के नाम से भी जाना जाता था और अपभ्रंश से ये फिर कहाँ आ गया? हिंदी में आ गया दोहा नाम से। ठीक है। और जो प्राकृत है, ये जो प्राकृत भाषा का छंद है वह गाथा छंद। ठीक है। तो दोहा अगर लिखा जाए तो आपको अपभ्रंश भाषा का छंद करना है और गाथा छंद पूछ ले तो वह प्राकृत भाषा का है। आगे देखते हैं, संदेश हूँ सविरथ हूँ कणहण असमर्थ भण पिय एकती बलिय वेणी समाना वेवी समाना हत। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था, कल के प्रश्न पत्र में, कि संदेश सवित्र थरयु, इन पंक्तियों को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये संदेश शासक से ली हुई अब्दुल रहमान की पंक्तियां हैं। 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं और ये किस कवि की पंक्तियां हैं, किस लेखक की पंक्तियां। तो ये अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश शासक से ली हुई हैं। आगे देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न पत्र का 5वें नंबर का, लेकिन वैसे ही हमारा 1070 के करीब हम प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, तो ये उसके आगे के प्रश्न हैं। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सन्हे भय और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, गुरु नानक जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और गुरु नानक जी के जो 2 ग्रंथ हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह जपू जी और सोहिला। तो ये भी पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं, अष्टछाप के सारे कवि हमें याद करने हैं और ये भी याद करने हैं कि बल्लवाचार्य के कौन है और विठलनाथ के कौन है। तो ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तुमनी के दुहि जानत गैया चलिए कुंवर रसक मनमोहन लागो तिहारे पैया। तो ये परमानंद दास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और परमानंद दास जी भी अष्टछाप के कवि हैं। आगे देखते हैं, हनुमान चरित का रचयिता कौन है? तो कल जब मैंने आपको प्रश्न करवाया था तो उसके अंतर्गत
ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे कि कौन सी पुस्तक किसकी है। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि रायमल पांडे ने हनुमान चरित की रचना की है, ठीक है। और अग्रदास की है अष्टयाम और ध्यान मंजरी, और नाभादास की भी इस तरीके से सिद्धांत पंचाध्यायी करके पुस्तक है। तुलसीदास की पुस्तकों से आप अवगत हैं। तो आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है ललित ललाम। और मतीराम का एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा? रसराज। दोनों ही बार बार पूछे जाने वाले हैं। ललित ललाम और रसराज दोनों ही मतीराम के ग्रंथ हैं। जसवंत सिंह का ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय। भूषण का है शिवराज भूषण, छत्रसाल शतक वगैरह। और पद्माकर का ग्रंथ है पद्माभरण, ठीक है। आगे देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगों ने कवित्व की वो खेल कर जानो है। तो ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। ठाकुर ठसक इनका ग्रंथ है। और ये सभी रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आलम, बोधा, घनानंद, विजदेव ठाकुर, ये सभी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और ठाकुर ने उन लोगों पर, क्योंकि जो दरबार में चाटुकारिता के उद्देश्य से कुछ भी लिख लिख के इनाम प्राप्त करते थे, उनके लिए इन्होंने ये चीज़ें कही थी, है ना। और इनकी एक और पंक्तियाँ, सेवक सिपाही हैं हम उन राजपूतन के, है ना, वह भी पंक्तियाँ इनकी पूछी जाती हैं। ये सारे प्रश्न हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक के माध्यम से हम चैनल पे पढ़ चुके हैं। आपने अभी तक जैसा कि आप यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक के माध्यम से। तो नोट्स के रूप में पतली सी पुस्तक है, उसके माध्यम से आप यदि तैयारी करते हैं तो आपको पीजीटी परीक्षा के लिए तो मैं श्योर हूँ कि उससे बाहर साहित्य से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हाँ, नेट परीक्षा के लिए ज़रूर आपको कुछ ग्रंथ देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो वह पुस्तक आपके लिए गागर में सागर के समान उपयोगी है। बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तक है। और रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र तथा रामचंद्र तिवारी तीनों ही इतिहास लेखकों के उदाहरणों से वह भरी हुई पुस्तक है, यानी अपने आप में एक परिपूर्ण पुस्तक है। तो वो आप जरूर देखें। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में उपलब्ध विशेष सामग्री, जितने भी नाटक, उपन्यास जो आप अभी तक प्लेलिस्ट में मैं उपलब्ध करवाती जा रही हूँ, उनको आप साथ ही साथ करते रहिएगा, ताकि जैसे ही पेपर की डेट अनाउंस हो तो हमारे पास एक अच्छी तैयारी तब तक हमारी हो जाए और बहुत कम सिलेबस हमें पढ़ने के लिए वहाँ पे बचे। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो राजा लक्ष्मण सिंह, ये भारतेंदु मंडल से पहले, भारतेंदु के पहले के हैं ये, तो ये भारतेंदु मंडल के नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं भारतेंदु का समय हम 1850 से लगाते हैं, उनका जन्म से लगाते हैं आधुनिक काल का, लेकिन इनका जन्म है 1826 से लेके 1896 तक ये जीवित रहे थे। तो 26 में इनका जन्म हो गया था, तो ये भारतेंदु से पहले के हैं। रस कलश रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ठीक है। 1940 में इन्होंने लिखी थी रस कलश, और 1940 में ही एक इन्होंने और प्रसिद्ध रचना लिखी थी वैदेही वनवास। इसके अलावा इनके द्वारा रचित ग्रंथ प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, और इनकी प्रसिद्ध रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। एक और प्रसिद्ध रचना है चुभदे चौबदे और चोखे चौबदे। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, इसलिए सारी रचनाएं मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। क्या कहा? मैं अपना खंडन करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। इतनी निराली पंक्तियाँ कौन लिख सकता है? किसमें है इतना साहस जो अपनी पूर्व में कही हुई बात को तर्क सहित खंडित कर दे? जानते हैं ना आप, एक निराले कवि हुए हमारे हिंदी साहित्य में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्हीं की ये पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। काव्य पंक्तियाँ हैं त्रिलोचन जी की, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसका उत्तर इस पुस्तक में रघुवीर सहाय दिया है, लेकिन सही उत्तर इसका त्रिलोचन है। पुराने पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। यदि आप मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ने में समर्थ नहीं हैं, या परीक्षा की बहुत ज़्यादा तैयारी करने का समय आपके पास नहीं है, परीक्षा निकट आ गई है, अभी तक भी आपने तैयारी नहीं करी है, अब इस तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो ये पुराने पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आप इतने प्रश्नों को भी याद कर लेते हैं ना, जो 2000 प्रश्न मैं आपको इनके माध्यम से करवा रही हूँ, तो यकीन मानिए आप कोई भी पुस्तक खोल के बैठ जाइए, कोई भी गाइड आप खोल के बैठ जाइए,
और इन पुराने प्रश्न पत्रों में आप कोई भी चैनल देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप मेरा ही चैनल देखिए, आप बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे देखते होंगे, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि उस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से जो सीरीज चलाई जा रही है, उनके जो प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों में से होंगे। इन्हीं 2000 प्रश्नों को 3000 4000 करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ये इनका मूल आधार क्या है, कहाँ से लिए जाते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न, और किस आधार पर इन्हें मान लिया जाता है कि ये महत्वपूर्ण है। आधार होता है पुराने पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन्हें ही अलग अलग नाम से प्रस्तुत कर देते हैं। बाकी मूल यही है, तो आप मूल चीज को पढ़िए ताकि गलती की संभावना ही ना रहे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो मित्रों मरजानी प्रसिद्ध उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का, जो उन्होंने 1967 में लिखा था। अब यह लेखिका हमारे बीच में नहीं रही हैं, इनकी कहानियाँ भी हमने पढ़ी हैं। सिक्का बदल गया है ना, काफ़ी प्रसिद्ध और अच्छी कहानी है कृष्णा सोबती की। एक और पढ़ी है हमने बादलों के घेरे में, 2 कहानियाँ चैनल पे पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी सी कहानियाँ लगी मुझे और थोड़ा सा दिल के करीब हैं यह भी, और मनु भंडारी जी भी। तो इन्हीं की जो उपन्यास है मित्रों मरजानी, उसको हिंदी स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु समझा जाता है। कठ गुलाब है मृदुला गर्ग का, जो उन्होंने 1996 में लिखा था। आवा है चित्रा मुदगल का, वह भी 1996 में लिखा था। और चाक है मैत्रेयी पुष्पा का, जो उन्होंने 1967 में लिखा था। ये भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, 2 समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। जैसा कि नाम से ये एक और द्रोणाचार्य, यानी कि एक द्रोणाचार्य तो वो हैं जो महाभारत काल में हुए थे, गुरु थे जो पांडवों कौरवों के, और यह किसी दूसरे द्रोणाचार्य के विषय में चला रहा। तो एक कथा चलेगी महाभारत वाली और एक इसकी वर्तमान वाली, ठीक है। जैसे कि राजा निर्वंशिया में पढ़ी थी ना आपने, एक राजा रानी की कहानी चल रही थी और एक किसकी चल रही थी, बच्चन सिंह वाली जो कहानी चल रही थी, वो उसी तरीके से। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो यह स्कंदगुप्त की नाटक की पंक्तियां हैं और इसका पात्र है जिसने ये बात कही है वो मातृगुप्त। और देखिए मातृगुप्त को कालिदास भी माना जाता है ना, इसको आप पढ़ोगे और इसके जो प्रसंग आते हैं, बाद में आप मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन पढ़ोगे या कालिदास की जीवनी या कालिदास की रचनाएं पढ़ेंगे, तो आपको ये थोड़ा सा ज्ञान होगा कि स्कंदगुप्त में जो पात्र है ना मातृगुप्त, वो ऐसा लगता है जैसे कि कालिदास ही है, और हो सकता है वो कालिदास ही हैं। बाकी इस नाटक को जब पढ़ेंगे तो विचार करेंगे। अभी ये वाली किताब मुझे मिल नहीं रही है, आ नहीं पाई अभी, तो जब मुझे मिल जाएगी तो मैं ये सारी कृतियाँ जो नेट परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई हैं आपको चैनल पे पढ़ाऊँगी, ठीक है। लेकिन पहले पुराने पेपर बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको करेंगे, उसके बाद फिर हम रचनाओं की ओर अग्रसर होंगे। ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ठेस है, लालपान की बेगम है, तीसरी कसम है, बन तुलसी की गंध है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी है। आगे देखते हैं हमारा जो अगला, और देखिए ये इसमें भी भीष्म साहनी के नाटक पूछे गए हैं। तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि चैनल पे जो रचनाकार वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने भीष्म साहनी के नाटकों को आपको करवा दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा, प्रश्न आने की संभावना है। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है रामकुमार वर्मा ने। उत्तरी भारत की संत परंपरा लिखी है परशुराम चतुर्वेदी ने। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने। यह पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, क्योंकि आधुनिक काल को में रामचंद्र शुक्ल ने जहाँ पे ख़त्म कर दिया है, यानी उनकी जहाँ पे मृत्यु के बाद जो वर्तमान के जो लेखक हैं उनके बारे में तो वो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उनका देहांत ही हो गया। तो उसके बाद के जो लेखक हैं उनका जो कवित्व है, जो कृतित्व है, जो रचना है, उनको प्रकाश में लाने का कार्य किया है बच्चन सिंह जी की। बच्चन सिंह जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के माध्यम से। आगे देखते हैं, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। और राधा वल्लभी संप्रदाय के संपादक हैं राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री हित जी। और मध्वाचार्य का था द्वैताद्वैत संप्रदाय, मतलब इनका मत था द्वैताद्वैत। आगे देखते हैं, चिंतामणि की रचना है काव्य प्रकाश। मदीराम की है रसराज। और भूषण की है शिवा बामनी। रसलीन की है
अंग दर्पण। ठीक है, अंग दर्पण में से जो पंक्तियां हैं ना, अमीय हलाहल मदमरे श्वेत श्याम रत्नार जियत झुकत, है ना, वो वाली है ना, वो रसलीन की पंक्तियां जो बार बार पूछी जाती है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना है सोमप्रभ सूरी की, प्रबंध चिंतामणि है हेमचंद्र की। कुमारपाल प्रतिबोध ये रचना है सोमप्रभ सूरी की, प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मेरुतंग की, कुमारपाल चरित है हेमचंद्र की, और हम्मीर रासो है शारंगधर की, और जगनीक की है परमार रासो। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा, प्रेमचंद की है हंस, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है संगम, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की है सरस्वती, और अज्ञे की है प्रतीक। आगे देखते हैं, काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। शेष स्मृतियां लिखी है रघुवीर सहाय ने। मेरी जीवन यात्रा यह यात्रा वृतांत है राहुल सांस्कृतिक का, और श्रृंखला की कड़ियां संस्मरण है महादेवी वर्मा का। ठीक है, और आगे देखते हैं, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। प्रसाद की कामायनी से ली हुई पंक्तियां हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला की से ली हुई पंक्तियां हैं, ये निराला के काव्य से ली हुई पंक्तियां हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। परम अभिव्यक्ति घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह, जाने कहाँ वह। मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में हमने पढ़ी थी, उसके अंतर्गत से ली हुई पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, पर्णदत्त पात्र है स्कंदगुप्त नाटक का। हेरूप पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की प्रथम किरण तक। किसका नाटक है ये? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, उसका पात्र है हेरूप। ओक्काक पात्र है माधवी का, और माधवी किसका नाटक है? भीष्म साहनी जी का। गालब पात्र है कलंकी नाटक का। ठीक है, और स्कंदगुप्त का तो आप जानते हैं प्रसाद जी का है। जोंक एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क की। शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी है सेठ गोविंद दास की। प्रतिभा का विवाह एकांकी है भुवनेश्वर की, और पृथ्वीराज की आंखें प्रसिद्ध एकांकी है रामकुमार वर्मा की। जब एकांकियों की चर्चा होती है तो रामकुमार वर्मा की पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के विषय में जरूर चर्चा होती है। आगे देखते हैं, काव्य में अभिव्यंजनाबाद, ये किसकी किताब है? ये किताब है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। रस पीयूष निधि यह है सोमनाथ की। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना, और हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु की रचना है। और हिंदी नवरत्न के माध्यम से ये विवाद चला था कि देव बड़े या बिहारी, ये इन्होंने भी चलाया था। और इनके जो एक और है ना कृष्ण बिहारी मिश्र, जो कि मिश्र बंधुओं में नहीं आते, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी देव बड़े या बिहारी, तब से ये विवाद चल निकला था। आगे देखते हैं, अब हमारा देखते हैं दिसंबर 2015 का तृतीय प्रश्न पत्र। कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो प और फ ये अघोष हैं, बाकी सब सघोष हैं। रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है? तो इसमें विभक्ति विचार दिया हुआ है, लेकिन असल में इनकी ये जो कृति है वो है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। तो रामदहन मिश्र की कृति है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। शुक्ल जी का ग्रंथ है, उनकी पुस्तक में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हिंदी साहित्य के रीति काल का श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। बालचंद विज्जावई भाषा दुहि नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति जी की हैं। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के संवाद द्वारा हुआ है? पृथ्वीराज रासो का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? देखिए, ये मुझे गूगल पे नहीं मिला, मतलब मैंने सर्च किया था। इस वाली जो किताब है जहाँ से मैं आपको करवा रही हूँ, इसमें इसका उत्तर दे रखा है कथा के एक अंश के रूप में, और एक दूसरी जो बुक है उसमें उसका उत्तर दे रखा है एक कड़वक के अर्थ में। अब इसका सही उत्तर मुझे नहीं मालूम, तो आप लोगों में से यदि किसी को मालूम हो, आप इसके विषय में जानकारी रखते हो, तो आप चेक करके मुझे बता दीजिएगा। देखिए, मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम, और ये मुझे सर्च करने पर भी नहीं मिला। यदि मुझे पता चल जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस पुस्तक से पूछा गया है तो भी मैं वो पढ़ लूँ, लेकिन इसके विषय में कोई जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। संत मत के अलावा शब्द, शबद,
का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? तो इस पुस्तक में इसका उत्तर दिया हुआ है सिद्ध। लेकिन संत मत की जब हम बात करते हैं तो संतों का संबंध, संतों की जो प्रकृति है, संतों की जो तौर तरीके हैं वो अधिकतर मिलते हैं नाथ पंथ से। तो सही उत्तर होगा नाथ पंथ। कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कछु किया विचार। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दादू दयाल की। बाह्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। तो अभी जब हमने पीछे वाला पेपर सॉल्व किया था तो उसमें छूट गया था, तो मैंने कहा था कि मध्वाचार्य द्वैताद्वैत मत के प्रवर्तक हैं। तो और अगर संप्रदाय की बात करें तो ये ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कहा करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाय। तो ये परमानंद की पंक्तियां हैं। अभी पूर्व वाला जो सेकंड प्रश्न पत्र था उसमें भी परमानंद दास की पंक्तियां पूछी गई थी और इसमें भी पूछी गई थी। अष्टशाप के कवियों की पंक्तियों को भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो शेख नवी ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। गगन हुता नहीं मही हुती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। तो जायसी की किस काव्य कृति की है? तो इसमें अखरावट दे रखा है इस पुस्तक में। लेकिन देखिए गजब की बात, देखिए हम सभी जानते हैं कि अखरावट तो एक शब्दकोश है, जिससे फारसी के शब्दों का अधिकतर वो मिलता है। तो इसमें मुहम्मद यानी इस्लाम के बारे में, और हम इसको पूर्व के प्रश्न पत्रों में पढ़कर आए हैं कि आखिरी कलाम में उन्होंने कयामत का वर्णन किया है, इस्लाम दर्शन को दर्शन के विषय में समझाया है जायसी ने। तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, ऐसा संभव नहीं है कि सारे कवियों की सारी रचनाएं हम पढ़ लें, लेकिन पुराने प्रश्न पत्रों को यदि ध्यानपूर्वक हम पढ़ लेते हैं तो एक आधार होता है ना, एक समझ, एक बुद्धि, एक ज्ञान विकसित होता है हमारा। हम देख पाएंगे कि अखरावट में तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक शब्दकोश की तरीके की है। तो ये आखिरी कलाम में ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर, ऐसे अंधकार में जब मैं क्या किया मोहम्मद ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये आखिरी कलाम इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, कमल दल नैनन की उन्मान, बिसरत नहीं सखी मो मंद ते मंद कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नहीं सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कान। तो ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं जो कि अपने प्रियतम कृष्ण की याद में ये कह रही हैं कि उनकी जो मंद मंद मुस्कान है वो मेरे हृदय से भुलाई नहीं जाती। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और इनका क्या अभिप्राय, यह 2018 वाले पेपर में पूछा गया था, इन पंक्तियों से क्या अभिप्राय। 4 इसके ऑप्शन दिए थे और वहाँ हमें छांटना था इनका मतलब क्या है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में? तो ये जायसी के संबंध में। हीन भये जलमीन अधीन, कहा कति मो अकलानि समाने, नीर सने को लाए कलंक निराश वे, कायर त्यागत प्राणे। नीर सने ही में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सभंग पद श्लेष भी हमें देखने को मिलता है, और एक तरीके से इसमें श्लेष और वक्रोक्ति ये भी हो सकता है। श्लेष और वक्रोक्ति, थोड़ी सी उक्ति को घुमाकर उल्टे तरीके से कहने का मतलब थोड़ा तिरछे तरीके से बात को कहने का है। तो ये दोनों ऑप्शन ही इसमें हो सकते हैं। अब उस समय इसका सही उत्तर क्या माना गया था, है ना, क्योंकि कई पंक्तियां ऐसी होती हैं जिसमें एक अलंकार ना होकर 2-2 अलंकार भी हमें देखने को पकते हैं। अब देखिए सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष, ये तो श्लेष के ही 2 भाग है। कल के पेपर में हमने पढ़ा था कि श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग पद सभंग पद। तो श्लेष तो इसमें 100% है, और अगर उक्ति को कहने के तरीके पर विचार करें तो इसे वक्रोक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आप सभंग पद श्लेष को ही लगाइएगा। आगे देखते हैं। अब आगे अब की बार परीक्षा में यदि कुछ गड़बड़ होती है तो हम चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूर्व में पूछे जा सके उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो सर्वांग विवेचन उन्होंने किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो इनका लक्षण ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? उन्होंने कहा कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। जैसा कि मैंने कहा ये रीति सिद्ध है, इन्होंने किसी नियम कानून का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके जो दोहे काफी खूबसूरत हैं। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। तो ये नागुरी दास ने लिखी है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस पुस्तक में नंद दुलारे वाजपेयी इसका उत्तर दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में आपको ये आसानी से पंक्तियां मिल जाएंगी भारतेंदु वाले टॉपिक में। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका लेख है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लेख है। इस पुस्तक में दे रखा है बालकृष्ण भट्ट, इसको और भी चेक किया जा सकता है। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत लिखी, तो ये महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और देहाती दुनिया शिव पूजन सिंह सहाय का प्रसिद्ध उपन्यास है। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना ही आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां मैला आंचल उपन्यास से ली हुई हैं, जो कि आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, रचना है। कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? तो ये पश्चिमी विचारक हैं। इनमें से इप्पोलितेन यह मार्क्सवादी हैं। निर्मल वर्मा की यात्रा वृतांत चीड़ों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर आधारित है। याद रखना है, 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृतांत है। इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। और क्या कौन से प्रवास का वर्णन है? तो यूरोप प्रवास का वर्णन है। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष है 1912। किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से? तो वे दिन निर्मल वर्मा का है, ठीक है। और लाल पसीना ये अभिमन्यु का है। तो ये वे दिन निर्मल वर्मा, इसका संबंध अप्रवासी जीवन से है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? तो ये अनामिका जी की रचना है। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासा के लास्य रूपकाय भारत दुर्दशा को कहा है? इन्होंने ये यूपीपीजीटी में भी पूछा हुआ है। किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया है? तो स्वदेश दीपक का जो नाटक है कोर्ट मार्शल, उसमें जातिवाद की समस्या को उठाया है। आजकल इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं कि विषय वस्तु क्या है। पहले तो रचनाएं ही याद नहीं होती थी इतने सारे लेखकों की, लेकिन अब ट्रिक के माध्यम से जैसे तैसे करके रचना याद करने की कोशिश करने लग गए या कर ली, तो अब वो विषय वस्तु पर आ गए। तो फलानी रचना की विषय वस्तु क्या है, यानी कि कैसे भी हिसाब बैठने नहीं देंगे ये लोग हमारा, है ना। हम लोगों को, विद्यार्थियों को परेशान ही करते रहते हैं। अब इतनी सारी रचना दिन प्रतिदिन लिखी जाती हैं, लिखी जा चुकी हैं, सबके बारे में जानकारी करना, है ना। 6 महीने का टाइम मिलता है नेट परीक्षा में। हम लोग भाग्यशाली हैं कि लॉकडाउन का टाइम हमें अतिरिक्त मिल रहा है, लेकिन ये बात गलत बात इसमें क्या है कि ये बात परीक्षक को भी पता है। पेपर का स्तर कठिन आएगा और सालों की अपेक्षा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। जब पेपर हो जाएगा ना, तब हम इसी चैनल पे मिलेंगे, तब चर्चा कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न बहुत सरल आएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न वास्तव में कठिन आएंगे। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वाल पोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो दी फॉक्स से स्पष्ट हो रहा है लोमड़वेश। किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सूखी डाली में। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष 1817। डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? इल्यूजन एंड रियलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो क्रिंथ वृक्ष नहीं है। अब यार ये सब चीज़ें देखिए पाश्चात्य उसको पढ़ेंगे तो, अब इनके बारे में जानकारी तो है नहीं, तो रट ही सकते हैं इनको। कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो ये कथन नहीं है, क्योंकि इनका आपने इनका एक संस्कृत का वाक्य सा है ना, रस आनंदो ब्रह्म उद्रेक, ये किसी पुराने पेपर में मैंने आपको करवाया है। तो उसमें रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है और वेदांतर स्पर्श शून्य है। तो ये तीनों तो उनके उस कथन से स्पष्ट हो जाते हैं, बस ये चौथा वाला उसका ऑप्शन नहीं है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी की है? तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है, रस सूत्र के जो व्याख्याता हैं, और ये 9वीं शताब्दी की है। सौंदर्य की वस्तु का सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। कथन है रामविलास शर्मा का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये सारे छोड़ दे रहे हैं, स्थापना तर्क वाले तो हम कर ही चुके हैं। आगे देखते हैं। द्वैत
द्वैत मत के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत के हैं निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैत के हैं बल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैत के हैं निम्बार्काचार्य, और शंकराचार्य का अद्वैत मत है। चतुर्भुज दास ने रचना करी थी द्वादश यश की। मीराबाई की है राग गोविंद और राग गोविंद, और श्री भट्ट की है युगल शतक, और नंददास की है अनेकार्थ मंजरी। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। हित तरंगिणी है कृपाराम की। सुदामा चरित्र है नरोत्तम दास का। माधवानल काम कंदला है आलम की, और विज्ञान गीता है केशव दास जी की। अर्ध कथानक बनारसी दास की ब्रज भाषा में लिखी हुई आत्मकथा है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति की है। अलख शतक मुबारक का है, और 12 मासा सुंदर का है। राठौड़ारी ख्यात दयालदास की है। विराट पुराण जो है वो गोरखनाथ की है। पुष्पदंत की है उत्तर पुराण, और जिनदत्त सूरी के उपदेश रसायन रास। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है। देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं। पार क्या है क्लेश का। मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। प्रसाद की कामायनी के ईड़ा सर्ग से ली हुई हैं। प्रथम रश्मि का आना रेगिणे। तूने कैसे पहचाना कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी। पाया तूने यह गाना पंत की है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। ऐसी दर्द भरे गाने महादेवी वर्मा लिख सकती हैं, है ना। साहित्य का समाजशास्त्र पुस्तक है नगेंद्र की। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं यह है रामविलास शर्मा की। और आधुनिक कविता के बिंब विधान केदारनाथ सिंह की है, और अद्यतन अज्ञ की है। आगे देखते हैं। छप्पर रचना है जयप्रकाश करदम की। शिकंजे का दर्द है सुशीला टाक भरे की। अपने अपने पिंजरे है मोहनदास नैमिषारण्य की। और झोपड़ी से राजभवन तक है माता प्रसाद की। इसको हमसे सभी चर्चित हैं। इन पे हम इस पे पहले बात भी कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं पुराने प्रश्न पत्र में। यारों के यार कृष्णा सोबती। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह। और कोसी का घटवार शेखर जोशी। ठीक है, हम ये सारी की सारी पढ़ चुके हैं, और भीष्म साहनी की भी पढ़ चुके हैं। अमृतसर आ गया। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। आषाढ़ का एक दिन से पूछी हुई मल्लिका की पंक्तियां, इससे संबंधित प्रश्न 2019 में पूछा गया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यह इस चंद्रगुप्त नाटक से इसमें वैसे इस चंद्रगुप्त नाटक वैसे स्कंदगुप्त का है, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त नाम दिया हुआ है, तो ये एक सेकंड। चंद्रगुप्त कोमल गांधार। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये दिया हुआ है इसमें, लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन भले ही ना हो, लेकिन ये स्कंदगुप्त का है। और समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कोमला जाते हैं, ये चंद्रगुप्त का है। और नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। अपकर्षण महात्मा बुद्ध, ये लहरों का राजहंस से लिया हुआ। देखिए दे रखा है स्कंदगुप्त, यहाँ से दे रखा है ना थोड़ा सा, तो ये दिखा नहीं मुझे, तो अब दोबारा से एक बार मैं आपको करती हूँ। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। आषाढ़ का एक दिन। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंदगुप्त का है। और समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, चंद्रगुप्त का है। और नारी का अब आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, ये लहरों के राजहंस मोहन राकेश के नाटक का है। यानी दो कथन मोहन राकेश से लिए हुए हैं, आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस, और दो प्रसाद से स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अवश्य ही आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नए प्रश्न सीखे होंगे, देखे होंगे, जाना होगा। और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक किए बिना आप नहीं जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अथवा कमेंट के माध्यम से मुझे आप अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। कोई और अन्य कृति है जो आप मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझावों के लिए भी आप आमंत्रित हैं, तो अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं कल 2016 के पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।